Miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और भी लोगों को बुला लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने कल कैपिटल मार्केट पढ़ा था, उसके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। कल हमने कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया था, उसके आगे का हम आज पढ़ेंगे, बट उसके पहले आपको क्या करना है, आपको सेशन को शेयर करना है। सो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए जितने लोगों को आप कर सकते हैं, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, ऑल ऑफ यू वेरी गुड आफ्टरनून। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे का आज हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग रेडी हो तो जल्दी से बताइए, सेशन को स्टार्ट करें। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, यानी कि एक बेसिक इंट्रो जो था वो हमने पढ़ लिया था कैपिटल मार्केट का। आज हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट में जो मार्केट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो कैपिटल मार्केट है, दो टाइप के मार्केट होते हैं इसमें। एक होता है आपका गिल्ट एज मार्केट और दूसरा होता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। क्या होता है? कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। एक होता है आपका गिल्ट एज मार्केट, दूसरा होता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। हमें पता है कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। बट ये जो गिल्ट एज मार्केट है इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। जो हमारा गिल्ट एज मार्केट है इसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और जो हमारा कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट है इसको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आप में से जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो करंट अफेयर की क्लास डेली फॉलो करते हैं वो इस वर्ड से फैमिलियर होंगे कि गिल्ट वर्ड क्या होता है, गिल्ट का मतलब क्या होता है। रिसेंटली अगर आपने पढ़ा होगा न्यूज में तो हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने दो स्कीम को लॉन्च किया है। हमने पढ़ा था ना, आरबीआई ने दो स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें से एक आपका डायरेक्ट रिटेल स्कीम था। ठीक है, डायरेक्ट रिटेल स्कीम क्या था, डायरेक्ट रिटेल स्कीम। इसमें क्या था, इसमें जैसा कि हमें पता है कि आरबीआई क्या है, वो जनरल पब्लिक से डील नहीं करती है, यानी कि हम लोग आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। ये हमें मालूम है कि आरबीआई जनरल पब्लिक से डील नहीं करती है तो हम आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। बट यहाँ पर इस स्कीम ने, आरबीआई ने जो जनरल पब्लिक है उनको भी छूट दे दी है कि वो आरबीआई में अब अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, आरबीआई में अब जनरल पब्लिक भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकती है। तो वो कैसा अकाउंट है जो हम आरबीआई में ओपन करवा सकते हैं, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। कैसा अकाउंट है वो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस पर्पज से है, क्यों इन्वेस्टमेंट अकाउंट आरबीआई ओपन करने की छूट दे रहा है जनरल पब्लिक को। देखिए, स्टार्टिंग से थोड़ा समझते हैं ओवरव्यू लेकर। गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या फिर जिसको हम बोले बॉन्ड इशू करता है मार्केट में। फिर वो शेयर मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट इशू करता है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, निवेश बाजार से पैसा ले लेता है। ठीक है, फिर वहां से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्यों पसंद करना चाहते हैं, क्यों पसंद करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये सेफ होता है। सेफ क्यों होता है, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, इसलिए ये पूरी तरह से सेफ होता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर हमें इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा मिलता है, यानी कि एफडी से भी ज़्यादा इंटरेस्ट हमें कहाँ मिलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर मिलता है। सो इस केस में क्या होता है, इसलिए बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रोकर की। हमें ब्रोकर के पास जाना होता है और फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इस वजह से बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सो ये जो ब्रोकर वाली प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि अब आप अपना एक अकाउंट जो कि एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है आप डायरेक्टली हमारे साथ मेंटेन करिए और फिर वहाँ से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करिए। और वो अकाउंट कौन सा है, वो अकाउंट है
डायरेक्ट रिटेल गिल्ट अकाउंट। वो अकाउंट है डायरेक्ट रिटेल गिल्ट अकाउंट, जिसको आप आरबीआई के साथ मेंटेन करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है। सो अगर हम गिल्ट एज मार्केट की बात करें तो ये जो गिल्ट एज मार्केट है इसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एक तरह से ये क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है। ये कैसा मार्केट है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सो गिल्ट एज मार्केट क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है और इसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, यस मैम क्लियर हुआ। गिल्ट एज मार्केट क्या होता है, क्लियर हुआ? गिल्ट एज मार्केट इसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है जहां पर जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनकी ट्रेडिंग होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया कि गिल्ट एज मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक होता है गिल्ट एज मार्केट, दूसरा होता है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। हमें पता है कि कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, बट यहाँ पर जो गिल्ट एज मार्केट है इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। और दूसरा मार्केट है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट। जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट है इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको सेबी रेगुलेट करता है। क्लियर हुआ? गिल्ट एज मार्केट समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से बताइए। यस मैम क्लियर है। अगर गिल्ट एज मार्केट समझ में आ गया देन हम आगे प्रोसीड करें कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। क्लियर है? ओके, गिल्ट एज मार्केट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट की। ये जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फ्रेश इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम फ्रेश इशू मार्केट बोलते हैं, यानी कि जहां पर जो शेयर हैं जो पहली बार इशू किए जाते हैं उसको हम फ्रेश इशू मार्केट बोलते हैं, वो हमारा प्राइमरी मार्केट होता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो पहले से इशूड शेयर हैं उनकी ट्रेडिंग हो रही है, जो पहले से इशू किए गए शेयर हैं उनकी ट्रेडिंग हो रही है, तो वो किस में आएंगे, वो सेकेंडरी मार्केट में होंगे। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है ना, शेयर्स की सिक्योरिटीज की क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। तो प्राइमरी मार्केट को हम फ्रेश इशू मार्केट बोलते हैं, यहाँ पर जब पहली बार इशू किया जाता है शेयर तो उसको हम फ्रेश इशू मार्केट बोलते हैं, वो हमारा प्राइमरी मार्केट में आता है। सेकेंडरी मार्केट में जो हमारे ऑलरेडी इशूड शेयर हैं हम उनकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी को हम फ्रेश इशू मार्केट बोलते हैं और सेकेंडरी मार्केट इसमें ट्रेडिंग होती है जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं उनकी। क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ? प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, कब हम प्राइमरी मार्केट बोलेंगे और कब हम सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको पता होगा कंपनी दो टाइप की होती है, एक कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपको पता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या है? आप में से किसी को पता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या है? हमें पता है कंपनी दो तरह की होती है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, हम देखते हैं उसके नाम के आगे लिखा होता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, किनको हम बोलेंगे कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और किसको हम बोलेंगे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? क्या बेसिक डिफरेंस है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? पहले कंपनी समझते हैं तभी आगे हमें समझ में आएगा। तो पहले बताइए आपको पता है कि नहीं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बोलते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब बोलते हैं? जल्दी बताइए, किसी को मालूम है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों में डिफरेंस होता है कैपिटल का। किसका डिफरेंस होता है? कैपिटल का। जब भी कैपिटल 5 लाख से ज्यादा होती है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और जब कैपिटल 5 लाख से कम होती है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। क्लियर है? जब भी कैपिटल 5 लाख से ज्यादा होती है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जब 5 लाख से कम होती है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। हमारी जो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है लिस्टेड कंपनी
और एक होता है अनलिस्टेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है लिस्टेड कंपनी, दूसरा होता है अनलिस्टेड कंपनी। ये जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में यही जाती हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करती हैं वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, अनलिस्टेड कंपनीज नहीं होती हैं। ठीक है, सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है लिस्टेड कंपनी और दूसरा होता है अनलिस्टेड कंपनी। ये जो शेयर इशू करने का काम करते हैं ये कौन सी कंपनी करती है, ये लिस्टेड कंपनी करती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट ये फर्दर 4 टाइप के होते हैं। जो हमारा प्राइमरी मार्केट है ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है आईपीओ, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक होता है एफपीओ, एफपीओ को हम क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। एक होता है राइट इशू और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइमरी मार्केट को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी मार्केट में हमने क्या देखा था, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। जो हमारे पहले से सिक्योरिटीज इशू किए गए हैं उनकी ट्रेडिंग कहाँ होती है, उनकी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होती है। सो हम प्राइमरी मार्केट के जो पार्ट्स हैं 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं। आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ये क्या होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? 1 बाय 1 पढ़ते हैं, जल्दी बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो तो आगे प्रोसीड करें। क्लियर है? सो प्राइमरी मार्केट कितने पार्ट होते हैं, 4। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके चलिए अब हम देखते हैं 1 बाय 1 कि ये क्या होता है। आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, राइट इशू क्या है, बोनस इशू क्या है। ठीक है, आईपीओ की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, आईपीओ वर्ड से आप फैमिलियर होंगे, बहुत बार सुना भी होगा आपने। बट ये आईपीओ होता क्या है, आईपीओ क्या है, व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी, जब कोई अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड एन आईपीओ। जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक अनलिस्टेड कंपनी क्या कर रही है, खुद को लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट कर रही है। एक अनलिस्टेड कंपनी क्या कर रही है, खुद को लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट कर रही है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करती है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करती है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर हुआ? आईपीओ क्या होता है, when an unlisted company makes a fresh issue of shares for the first time to the public, it is called an IPO. आई थिंक क्लियर हो गया। जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी क्या करती है, पहली बार फ्रेश इशू ऑफ शेयर करती है टू द पब्लिक, पब्लिक को पहली बार शेयर इशू करती है, तो वो क्या होता है, वो आईपीओ होता है। क्लियर हो गया? आईपीओ क्लियर हुआ? आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके क्लियर है। नेक्स्ट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। ये फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है, जिसको हम एफपीओ बोलते हैं। आईपीओ के बाद क्या आता है, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, जो पहले से ही लिस्टेड कंपनी है। आईपीओ में हम किसकी बात कर रहे थे, अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहे थे। एफपीओ में हम किसकी बात कर रहे हैं, जो कंपनी पहले से लिस्टेड है। ठीक है, यानी कि लिस्टेड कंपनी है। When an already listed company makes a fresh issue of shares to the public, it is called FPO. जब लिस्टेड कंपनी फ्रेश इशू करती है शेयर को पब्लिक के पास तो उसको हम FPO बोलते हैं। जब अनलिस्टेड कंपनी करती है तो वो IPO होता है, और जब पहले से जो लिस्टेड कंपनी है वो पहली बार पब्लिक को शेयर इशू कर रही है तो वो क्या होता है, वो FPO होता है, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। क्लियर हुआ? आईपीओ में अनलिस्टेड कंपनी जब पहली बार शेयर इशू करती है पब्लिक को तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, और एफपीओ में क्या होता है, जो पहले से लिस्टेड कंपनी है और वो पहली बार पब्लिक को शेयर इशू कर रही है तो वो क्या होता है, वो एफपीओ होता है, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। यानी कि जो कंपनी लिस्टेड बन गई, पहले वो अनलिस्टेड थी, उसने शेयर इशू किया तो वो क्या हुआ, वो आईपीओ हुआ। जब वो लिस्टेड बन गई और उसके बाद पहली बार उन्होंने शेयर इशू किया तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। क्लियर हुआ? आईपीओ एफपीओ में डिफरेंस क्लियर हुआ? आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है?
जल्दी से बताइए, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जल्दी बताइए, जितना मैंने अभी तक बताया ये क्लियर हुआ कि नहीं? आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार जल्दी से बताइए। यस मैम क्लियर है, जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं? आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ क्या है? फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ में क्या होता है? जब अनलिस्टेड कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करती है तो वो आईपीओ होता है। और एफपीओ में क्या होता है? जो लिस्टेड कंपनी है और वो पहली बार शेयर इशू करती है, यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो अनलिस्टेड कंपनी थी उन्होंने जब पहली बार शेयर इशू किया पब्लिक को तो वो क्या हुआ? आईपीओ। जब वो लिस्टेड बन गई और उसके बाद उन्होंने पहली बार शेयर इशू किया तो हम उसको क्या बोलेंगे? एफपीओ बोलेंगे। अब क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया। जल्दी बताइए क्लियर हुआ? ओके चलिए क्लियर हो गया। आईपीओ क्लियर हो गया, एफपीओ क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे राइट इशू। राइट्स इशू क्या होता है? When an issue of a share is made by an issuer to its existing shareholder, it is called a right issue. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर इशू किया जा रहा है वो किनको किया जा रहा है? जो पहले से शेयर होल्डर हैं। जो पहले से शेयर होल्डर हैं बस उन्हीं के लिए शेयर इशू किया जा रहा है। When an issue of shares is made by the issuer to its existing shareholder, जो पहले से मौजूदा शेयर होल्डर हैं उनके लिए शेयर इशू किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम राइट्स इशू बोलते हैं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर उनके लिए इशूअर शेयर इशू करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम राइट्स इशू बोलते हैं। क्लियर हुआ? किसके लिए किया जाता है? जो मौजूदा शेयर होल्डर हैं उनके लिए जब शेयर इशू किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं राइट्स इशू। जल्दी बताइए राइट्स इशू क्लियर हुआ क्या होता है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? बहुत आराम आराम से समझा रहे हैं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आईपीओ क्लियर हुआ, एफपीओ क्लियर हुआ, राइट्स इशू क्लियर हुआ, हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बोनस इशू की। बोनस इशू क्या होता है? When an issuer makes an issue of shares to its existing shareholders without any consideration based on the number of shares already held by them, it is called a bonus issue. इसका मतलब क्या हुआ? जो इशूअर हैं वो शेयर इशू करते हैं किसको? अपने मौजूदा शेयर होल्डर को, बिना किसी कंसिडरेशन के। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो शेयर होल्डर हैं उनके पास पहले से कितने शेयर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो मौजूदा शेयर होल्डर हैं उनके लिए शेयर इशू किया जाता है बिना किसी बात को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ इस बात पर बेस्ड होता है वो कि इनके पास पहले से कितना शेयर है। जस्ट सपोज इनके लिए कैसे शेयर इशू करते हैं? इन्होंने इनसे बोला कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो हम आपको 10 शेयर देंगे, आपके पास 10 है तो हम आपको 1 शेयर देंगे। मतलब इस तरह से इनके लिए शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोनस इशू बोला जाता है। When an issuer makes an issue of shares to its existing shareholders without any consideration based on the number of shares already held by them, it is called a bonus issue. समझ में आया? जो भी मौजूदा शेयर होल्डर हैं उनके इस चीज पर ध्यान देते हुए कि उनके पास पहले से कितने शेयर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो शेयर इशू किया जाता है उसको बोलते हैं बोनस इशू। समझ में आया? आईपीओ समझ में आया क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ समझ में आया? फर्दर पब्लिक ऑफर। राइट इशू क्या होता है? और बोनस इशू। आईपीओ जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है पब्लिक को तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। एफपीओ क्या होता है? जब लिस्टेड कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करती है तो एफपीओ होता है। राइट्स इशू जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए शेयर इशू किया जाता है तो वो राइट्स इशू होता है। और बोनस इशू जो मौजूदा शेयर होल्डर हैं और इस बात का ध्यान दिया जाता है कि उनके पास पहले से कितने शेयर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए शेयर इशू किया जाता है तो उसको हम बोनस इशू बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चारों पॉइंट? एक बार जल्दी से बताइए यस मैम क्लियर है। अगर क्लियर हो गया है देन हम आगे प्रोसीड करें। आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमने डिस्कस कर लिया। एंड आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, सारे वर्ड्स आपको फैमिलियर लग रहे होंगे, कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा। क्या होता है अगर कोई अब आपसे पूछे तो मे बी अब आप बता सकते हैं कि आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, राइट्स इशू क्या है, बोनस इशू क्या है। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके चलिए यहां तक क्लियर है। अब वन बाय वन फिर से हम देखते हैं,
थोड़ा डिटेल में कि आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, ये सब चीज़ें। आईपीओ क्या है? अ कंपनी व्हेन फर्स्ट टाइम वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। कोई भी कंपनी जब पहली बार मार्केट से पैसे को बढ़ाना चाहती है और जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। दिस फर्स्ट टाइम शेयर इशू इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जो पहली बार शेयर इशू किया गया है, इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। अ कंपनी व्हेन फर्स्ट टाइम वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। कोई भी कंपनी जब पहली बार मार्केट से मनी रेज करना चाहती है और वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो ये जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया गया है, इसी को हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में सेट हो गया होगा, छप गया होगा कि आईपीओ क्या होता है। क्लियर हो गया? जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट से मनी रेज करना चाहती है और वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो ये जो पहली बार शेयर इशू किया गया है, इसी को हम आईपीओ बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या आता है? एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है? आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफर। After initial public offer, company again wants to issue share to the public. It is known as further public offer. मतलब अनलिस्टेड कंपनी थी, फिर वो लिस्टेड बन गई और लिस्टेड बनने के बाद वो फिर से पब्लिक को शेयर इशू कर रही है, तो वो क्या होगा? फर्दर पब्लिक ऑफर होगा। आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी अगेन वांट्स टू इशू शेयर टू द पब्लिक। आईपीओ के बाद जब कंपनी फिर से पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है, तो वो क्या होता है? वो फर्दर पब्लिक ऑफर होता है, जिसको हम एफपीओ बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। आईपीओ एफपीओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है? वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट इज राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है? इफ अ कंपनी इशूज शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन अ प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग ऑफ शेयर, दिस इज नोन एज राइट्स इशू। राइट्स इशू मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जब उनके लिए क्या होता है? शेयर इशू किया जाता है, तो उसको हम राइट्स इशू बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी मार्केट में एक और पार्ट होता है प्राइवेट प्लेसमेंट का। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? If a company issues shares to some other selected people who are not an existing shareholder, it is known as private placement. मतलब जब भी कंपनी शेयर इशू करती है उन लोगों के लिए जो कि पहले से शेयर होल्डर नहीं है, जो मौजूदा शेयर होल्डर नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि जब कंपनी शेयर इशू कर रही है उन लोगों के लिए जो कि पहले से शेयर होल्डर नहीं है, मौजूदा शेयर होल्डर नहीं है, उनके अलावा जो लोग हैं, उनके लिए जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। When an issuer makes an issue of shares to a select group of person not exceeding 50 and which is neither a right issue nor a public issue. इसका मतलब क्या हुआ? जो इशूअर हैं, जब वो शेयर इशू करते हैं जिसमें एक ग्रुप ऑफ पर्सन वो सेलेक्ट करते हैं, बट वो ग्रुप 50 से ज़्यादा का नहीं होता है। वो ग्रुप कितने लोगों का होता है? सिर्फ 50 लोगों का होता है, जिसमें से ना तो राइट्स इशू वाले लोग होते हैं और ना ही पब्लिक इशू। जो कि राइट्स इशू और पब्लिक इशू में थे, यानी कि जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ये दो लोग नहीं होते हैं। जो 50 लोगों का ग्रुप होता है उसमें राइट इशू और पब्लिक इशू के लोग नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि मौजूदा शेयर होल्डर के अलावा जब दूसरे लोगों के लिए कंपनी शेयर इशू करती है, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? प्राइवेट प्लेसमेंट क्लियर हुआ? जब कंपनी दूसरे लोगों के लिए जो कि शेयर होल्डर नहीं है, उनके लिए शेयर इशू करती है, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं, एक टर्म होता है ASBA, जिसको हम बोलते हैं एसबा। क्या बोलते हैं? एसबा। ASBA का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसको हम बोलते हैं ASBA, एसबा। एसबा का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या है फुल फॉर्म? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। पहले क्या होता था? check was used as a mode of payment for applying in IPO, FPO, right issue. जब भी IPO, FPO और right issue में अप्लाई करना होता था, तो हमें क्या करना पड़ता था? हम चेक को एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज करते थे। पहले के टाइम पर चेक को यूज किया जाता था एज अ मोड ऑफ पेमेंट
फॉर अप्लाइंग इन IPO, FPO एंड राइट इशू। तो जब चेक मोड ऑफ पेमेंट था तो उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? इन्वेस्टर्स हैव टू पे द इंटायर फी अपफ्रंट एट द टाइम ऑफ बिडिंग फॉर शेयर्स। जो इन्वेस्टर्स थे उनको जब भी शेयर्स की बिडिंग होती थी उसी टाइम पर सारा पैसा डिपॉजिट करना पड़ता था। जितना भी पैसा होता था इनको क्या करना पड़ता था? डिपॉजिट, शेयर का जो बिडिंग होती थी जिस टाइम पर, उसी टाइम पर इनको सारा पैसा डिपॉजिट करना पड़ता था। ठीक है। इन केस बिडिंग फेल्ड, मतलब कि इन केस वो बिडिंग हार गए तो क्या होता था? जो रिफंड अमाउंट होता था वो बहुत टाइम लेता था, क्योंकि चेक क्लियरिंग प्रोसेस ये बहुत टाइम लेता था पहले भी। तो क्या होता था? जो रिफंड्स होते थे वो वापस आने में बहुत टाइम लगता था। रिफंड्स थ्रू चेक्स यूजुअली टेक टाइम। चेक के थ्रू जो रिफंड होता है वो टाइम लेता है। सो यहाँ पर क्या होता था? एक तो इनको पैसा तुरंत डिपॉजिट करना पड़ता था बिडिंग के टाइम पर। जब भी शेयर्स की बिडिंग होती थी तो इनको अमाउंट पूरा डिपॉजिट करना पड़ता था, जितना भी अमाउंट इनको देना था। और इन केस वो बिडिंग हार गए, ठीक है, जो बिडिंग, जिस बिडिंग के लिए ये गए थे, जिस नीलामी के लिए, उसको वो हार गए, तो जो रिफंड होता था वो चेक के थ्रू बहुत टाइम लेता था। तो इससे कुछ लॉसेस होते थे इनको। तो ये प्रॉब्लम्स थी जो इन्वेस्टर्स को फेस करनी पड़ती थी। ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसबा लाया गया। एसबा क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। चलिए डिटेल में समझते हैं ये क्या है। SEBI has introduced ESBA in capital market to facilitate the application process for shares to benefit the investors by removing the above problems. SEBI ने ESBA का इंट्रोडक्शन किया कैपिटल मार्केट में, जिससे टू फैसिलिटेट द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर शेयर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए, जो भी शेयर्स में एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए SEBI ने ESBA को कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। अब ये ESBA करता क्या है? SEBI ने इसको कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, इन्वेस्टर्स को इससे प्रॉफिट होने लगा, बेनिफिट मिलने लगा, जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। बट कैसे हो गई? ये ESBA करता क्या है, ये कैसे वर्क करता है? ठीक है। ESBA क्या है? ये एक एप्लीकेशन है टू बाय शेयर्स। ESBA क्या है? ESBA एक एप्लीकेशन है टू बाय शेयर्स वेयर इन्वेस्टर्स ऑथराइज द बैंक टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन हिज बैंक अकाउंट। ESBA ये एक एप्लीकेशन है शेयर्स को बाय करने के लिए, जहां पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने बैंक को ऑथराइज करते हैं, उनको बोलते हैं कि जो एप्लीकेशन मनी है उसको उनके बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ब्लॉक कर दीजिए। यानी कि वो पैसा जब तक इनका पूरा प्रोसेस हो नहीं जाता है बिडिंग का, तब तक वो अमाउंट उनका ब्लॉक रहेगा। क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा। ASBA ये एक एप्लीकेशन है शेयर को बाई करने के लिए, जहां पर इन्वेस्टर क्या करते हैं? बैंकों को ऑथराइज करते हैं कि जो एप्लीकेशन मनी है आप उसको उनके बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दीजिए। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्या है कि बैंक क्या करता है? उस एप्लीकेशन अमाउंट को उनके अकाउंट में ब्लॉक कर देता है। ठीक है। इन्वेस्टर कैन नॉट विदड्रॉ द ब्लॉक्ड अमाउंट अंटिल द होल प्रोसेस इज ओवर। जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक जो इन्वेस्टर हैं वो ब्लॉक्ड अमाउंट को विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? जो अमाउंट ब्लॉक्ड हो गया उस अमाउंट को तब तक इन्वेस्टर विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। जो बिडिंग का प्रोसेस चल रहा है जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उस अमाउंट को वो विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर बैंक ने क्या किया? बैंक ने उस एप्लीकेशन मनी को ब्लॉक कर दिया। पहले क्या करना पड़ता था? बिडिंग के टाइम पे सारा अमाउंट उनको वहीं पर डिपॉजिट करना पड़ता था, बट यहाँ पर इनको डिपॉजिट नहीं करना पड़ रहा है। वो पैसा बैंक क्या कर रहा है? इनके अकाउंट में ब्लॉक कर दे रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? अभी अमाउंट ब्लॉक हुआ है, अब इसके बाद क्या होगा? चीजें समझ में आ रही हैं? कनेक्ट हो रहा है या नहीं? एक बार जल्दी से बताइए, जो मैं बता रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत आराम से एक एक चीजों को कनेक्ट करके मैं बताती चल रही हूँ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है ना? ESBA क्या करता है? ये एक एप्लीकेशन है शेयर्स को बाई करने के लिए, जहां पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? वो बैंकों को ऑथराइज करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन मनी है उसको हमारे बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है। फिर जो अमाउंट आपका ब्लॉक हो गया उसको आप तब तक विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इफ द इन्वेस्टर इज सेलेक्टेड फॉर शेयर, जो इन्वेस्टर हैं अगर उन्होंने बिडिंग जीत लिया, वो शेयर के लिए सेलेक्ट हो गए, तो ये क्या होता है? हिज ब्लॉक्ड अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट। तो इनका जो ब्लॉक्ड अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कहाँ पर जाएगा? डीमैट अकाउंट में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डीमैट अकाउंट पढ़ाया था। डीमैट अकाउंट याद है? डीमैट अकाउंट मैंने आपको बताया था शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए हमें एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं।
आई थिंक याद होगा आप सबको, जब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए होता है। इसमें क्या था, अगर हमारे पास सेविंग अकाउंट है तो हम डायरेक्टली ओपन करवा सकते हैं या फिर हम ब्रोकर के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। तो ब्रोकर क्या करता था, ब्रोकर हमें इस अकाउंट को 2 अकाउंट से और लिंक करता था। एक होता था सेविंग अकाउंट और दूसरा होता था ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को, सेविंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कर दिया जाता था। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये किसके पास होता था, ये ब्रोकर के पास होता था। सो डीमेट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि डीमेट अकाउंट क्यों ओपन कराया जाता है, शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अमाउंट इन्होंने ब्लॉक करवाया था, जब ये सेलेक्ट हो गए शेयर के लिए, तो जो अमाउंट इन्होंने ब्लॉक करवाया था वो डायरेक्टली इनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। इनके अकाउंट से डेबिट करके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। क्लियर हुआ। जो अमाउंट इन्होंने ब्लॉक करवाया था वो कहाँ गया, वो इनके डीमेट अकाउंट में चला गया, जहां से अब ये शेयर्स को बाय और सेल करेंगे, उसकी ट्रेडिंग करेंगे। क्लियर हुआ। अब दूसरा केस क्या होता है, इफ द इन्वेस्टर इज नॉट सेलेक्टेड फॉर शेयर, अगर वो सेलेक्ट नहीं होते हैं, वहां पर सेलेक्ट हुए तो वो ब्लॉक्ड अमाउंट इनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब अगर ये सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या होगा, देन द ब्लॉक्ड अमाउंट विल बी रिफंडेड। उसके बाद इनका जो ब्लॉक्ड अमाउंट है ये इनको रिफंड कर दिया जाएगा एंड ही कैन विदड्रॉ दैट अमाउंट। और उसके बाद ये फ्री है, जो मर्जी वो करें, अपना अमाउंट ये विदड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ, पहले क्या होता था, इनको बिडिंग के टाइम पर सारा पैसा वहीं पर डिपॉजिट करना पड़ता था, कैश के फॉर्म में, सॉरी कैश के फॉर्म में नहीं, चेक के फॉर्म में। चेक के फॉर्म में इनको सारा पैसा वहां पर डिपॉजिट करना पड़ता था। और जब रिफंड का केस आता था तो क्या होता था, चेक क्लियरिंग प्रोसेस की वजह से बहुत लेट हो जाता था और रिफंड इनको बहुत टाइम लेता था वापस मिलने में। यहाँ पर इनको प्रॉफिट क्या हुआ कि सब चीज़ इनका तुरंत हो रहा है। इन्होंने अमाउंट ब्लॉक करवा दिया, बैंक ने इनका अमाउंट ब्लॉक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अगर ये शेयर के लिए सेलेक्ट हो गए तो वो ऑटोमेटिकली इनके डीमैट अकाउंट में चला गया, और अगर ये सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या हुआ, वो अमाउंट इनका रिफंड कर दिया गया। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस तो हुआ नहीं, सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली और जल्दी जल्दी हो रही हैं। सो क्लियर हुआ यहाँ तक, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं, जल्दी बताइए। इतना पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है, दिस इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स डन बाय द कॉमन मैन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। इसको कोई कॉमन मैन भी कर सकता है यहाँ पर शेयर्स को बाय और सेल, या फिर बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। सो स्टॉक मार्केट क्या है, ये एक प्लेस है जहाँ पर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, जो कॉमन मैन भी जहाँ पर करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी करते हैं। हर कोई यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकता है शेयर्स का, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट क्या है, दिस इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स डन बाय द कॉमन मैन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने जितना बताया, किसी को कोई डाउट है या सब क्लियर है। स्टॉक मार्केट को छोड़िए, इसके पहले का मैंने जितना भी आपको बताया है, किसी को कोई डाउट है या मैंने जितना बताया सभी चीजें क्लियर हैं, जल्दी बताइए, क्लियर है या नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ओके वेरी गुड। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, दिस इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स डन बाय द कॉमन मैन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यह एक ऐसी जगह है जहां आम आदमी या वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए शेयरों की खरीद और बिक्री होती है, यानी कि शेयर्स की ट्रेडिंग होती है ना। चलिए, एक होता है बीएसई, बीएसई जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है, हमारा स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है ना। बीएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। बीएसई क्या है, ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बीएसई है, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर हुआ। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। BSE started an index on the basis of 30 companies and it is known as BSE 30 और सेंसेक्स। इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, वो है सेंसेक्स। इसको BSE 30 या फिर सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, सेंसेक्स है।
इसको इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर बोला जाता है। इट इज़ द बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जो बेस ईयर है सेंसेक्स का वो क्या है, वो है 1978 एंड 79। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। BSE स्टार्टेड एन इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ 30 कंपनीज। इन्होंने 30 कंपनीज के बेसिस पर अपना इंडेक्स स्टार्ट किया था, इसलिए इसको BSE 30 या फिर सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। सो इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, वो सेंसेक्स है। इसको इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर बोला जाता है और इसका जो बेस ईयर है वो 1978 और 79 है। सो जो नए लोग हैं जो शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं वो स्टार्टिंग BSE से कर सकते हैं, वो BSE में अपना पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी नए लोग हैं शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं उनके लिए BSE बेस्ट ऑप्शन होगा। BSE क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज NSE। NSE क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जो लोग BSE में ट्रेडिंग कर चुके हैं, पूरी महारत हासिल कर चुके हैं, उसके बाद वो NSE में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले BSE में जाइए फिर NSE में जाइए। बस एक एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर जो फ्रेश लोग हैं, मतलब जो न्यू लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, अगर वो जाना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो पहले वो BSE में जाएं, उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद NSE में आए, क्योंकि NSE में बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं, थोड़ा ये टफ पड़ता है। सो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कब बना था, ये 1992 में बना था। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। ये 1992 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी इन अप्रैल 1993 एंड कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1994। सेबी ने इसको एज अ स्टॉक एक्सचेंज अप्रैल 1993 में रिकॉग्नाइज किया था और इसने अपना ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया था, 1994 में। ठीक है, 1994 से NSE ये ऑपरेशन में आया था, यानी कि अपना काम इन्होंने शुरू किया था। जो कमिटी इससे रिलेटेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जो कमिटी रिलेटेड है उसका नाम क्या है, MJ फेरवानी। MJ फेरवानी कमिटी इज रिलेटेड टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। हम लोग बोलते हैं ना निफ्टी 50, सो इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1992 में, यानी कि इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसको सेबी के द्वारा अप्रैल 1993 में स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी और उसके बाद इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था 1994 में। क्लियर हुआ। जो कमिटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है उसका नाम है MJ फेरवानी कमिटी और इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। क्लियर हुआ यहाँ तक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी चीजें मैंने आपको बताई समझ में आया, समझ में आया या नहीं। BSE क्या है, NSE क्या है, समझ में आया, जल्दी बताइए। BSE और NSE समझ में आया या नहीं आया। BSE क्या है, NSE क्या है, समझ में आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर से देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। BSE इज एन ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। इन्होंने अपना इंडेक्स स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ 30 कंपनीज, इसलिए इसको BSE 30 या फिर सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, वो सेंसेक्स है। इसको इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर बोला जाता है और इसका जो बेस ईयर है वो 1978 और 79 है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज NSE। NSE क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। सेबी ने अप्रैल 1993 में इसको एज अ स्टॉक एक्सचेंज मान्यता दी थी और 1994 में NSE ने अपना काम करना स्टार्ट किया था। कमिटी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है वो कौन सी कमिटी है, वो है MJ फेरवानी कमिटी और इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। क्लियर है ना, क्लियर है, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, एक टर्म होता है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या होता है, मसाला बॉन्ड और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ये जो मसाला बॉन्ड है ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है। इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इंडियन एंटाइटी इन फॉरेन मार्केट। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडियन एंटाइटी फॉरेन मार्केट में इशू करते हैं। मसाला बॉन्ड ये एक रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडियन एंटाइटी इशू करती है। कहाँ पर, फॉरेन मार्केट में इशू करती है टू रेज मनी इन इंडियन करेंसी इंस्टेड ऑफ अदर करेंसी। फॉरेन मार्केट में इंडियन एंटाइटी
इस डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है जिससे इंडियन करेंसी में पैसे को, मनी को रेज किया जा सके अदर देन दियर करेंसी। मतलब इसको इशू किया जा रहा है फॉरेन मार्केट में, बट हम मनी रेज कर रहे हैं इंडियन करेंसी में इंस्टेड ऑफ अदर करेंसी। सो मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड ये एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडियन एंटाइटी के द्वारा इशू किया जाता है। कहाँ पर? फॉरेन मार्केट में। इंडियन एंटाइटी फॉरेन मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको मसाला बॉन्ड बोलते हैं। ये क्यों इशू किया जाता है? जिससे मनी को रेज किया जा सके इंडियन करेंसी में। हम फॉरेन मार्केट में तो इशू कर रहे हैं बट हम मनी रेज कर रहे हैं इंडियन करेंसी में इंस्टेड ऑफ अदर करेंसी। क्लियर हुआ? हर कंट्री का अलग अलग बॉन्ड होता है, मतलब हर कंट्री इसको इशू करती है दूसरे कंट्री में, उनका नाम अलग अलग होता है। हमारी कंट्री में इस बॉन्ड का जो नाम है वो है मसाला बॉन्ड। ठीक है, सो मसाला बॉन्ड क्या है? ये एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडियन एंटाइटी इशू करती है। कहाँ पर? फॉरेन मार्केट में, टू रेज मनी इन इंडियन करेंसी। फॉरेन मार्केट में इंडियन करेंसी में मनी रेज करने के लिए इंडियन एंटाइटी जो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मसाला बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ? मसाला बॉन्ड क्लियर हुआ क्या होता है? मसाला बॉन्ड रुपया मूल्य वर्ग के बॉन्ड है। यह विदेशी बाजार में भारतीय इकाई द्वारा अन्य मुद्राओं के बजाय भारतीय मुद्रा में धन जुटाने के लिए जारी किए गए ऋण साधन है। ओके, सो मसाला बॉन्ड क्या है? ये एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडियन एंटाइटी फॉरेन मार्केट में इशू करती है टू रेज मनी इन इंडियन करेंसी इंस्टेड ऑफ अदर करेंसी। क्लियर हुआ? मसाला बॉन्ड क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ या नहीं? मसाला बॉन्ड क्लियर हो गया? अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं? ओके, चलिए। सो कैपिटल मार्केट में हमारी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सभी चीजें हमने पढ़ ली। हमारे आज के सेशन में बस इतना ही है। जो भी चीजें कैपिटल मार्केट में थी पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कल की क्लास में भी हमने थोड़ी चीजें डिस्कस कर ली थी और जो रिमेनिंग थी उसको हमने आज के सेशन में डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो हमारा कैपिटल मार्केट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.